क्या बिजली सिर्फ बत्तियां जलाने या पंखे चलाने के ही काम आती है, या इसका कोई और ज्यादा रचनात्मक, ज्यादा रासायनिक पहलू भी है? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है। मतलब क्या बिजली कुछ बना भी सकती है, सिर्फ चला नहीं सकती? बिल्कुल। ज्यादातर हम बिजली को सिर्फ एक ऊर्जा के स्रोत की तरह देखते हैं ना, जो हमारे डिवाइसेस को पावर देती है। हाँ। लेकिन जब यही बिजली कुछ खास तरह के तरल पदार्थों से गुजरती है तो वो एक इंजीनियर या एक कलाकार की तरह काम करने लगती है। कलाकार की तरह? हाँ, चीजों को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखती है और यहाँ तक कि उनकी शक्ल और गुण भी बदल देती है। बिल्कुल। और आज हम इसी जादुई पहलू की गहराई में उतरने वाले हैं। आज का हमारा विषय है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। जी। हमारे पास स्रोत के तौर पर कक्षा 8 की विज्ञान से जुड़े कुछ सवाल हैं, लेकिन हम देखेंगे कि इन सीधे साधे सवालों के पीछे कितनी बड़ी और महत्वपूर्ण तकनीकें छुपी हुई हैं। पर इन्हीं सिद्धांतों पर आज करोड़ों अरबों की इंडस्ट्रीज टिकी हुई हैं। तो आज का हमारा मिशन साफ है, इन सवालों के जरिए ये समझना कि बिजली कैसे तरल पदार्थों में रासायनिक बदलाव ला सकती है, और इस प्रक्रिया का हमारे दैनिक जीवन में सस्ते गहनों से लेकर गाड़ियों के चमकदार पुर्जों तक कैसे इस्तेमाल होता है। और ये विषय इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि भौतिकी और रसायन विज्ञान असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अच्छा? हाँ, कैसे बिजली, जो भौतिकी का विषय है, रसायन विज्ञान की दुनिया में क्रांति ला सकती है। साधारण दिखने वाली प्रक्रियाओं के पीछे वाकई गजब का विज्ञान छिपा है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि बिजली का ये रासायनिक जादू हर जगह नहीं होता। नहीं, ये सिर्फ कुछ खास तरह के तरल पदार्थों में ही काम करता है, जिन्हें विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रोलाइट आखिर है क्या? इसे समझने के लिए एक आसान सा उदाहरण लेते हैं। हाँ, बताइए। मान लीजिए कि घोल एक व्यस्त शहर है और बिजली के इलेक्ट्रॉन्स को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाना है। ठीक है। लेकिन वो अकेले सड़क पार नहीं कर सकते, उन्हें एक तरह की गाड़ी चाहिए। गाड़ी? हाँ, इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा घोल होता है जिसमें आयन नाम की टैक्सियां होती हैं। आयन टैक्सियां? वाह। लीरी, ये आयन ही इलेक्ट्रॉन्स को अपने ऊपर बिठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। बिना इन आयन टैक्सियों के शहर का ट्रैफिक यानी बिजली का बहाव पूरी तरह से ठप हो जाएगा। वाह, ये तो बहुत बढ़िया तरीका है इसे समझने का। तो मतलब जिन तरल पदार्थों में ये आयन टैक्सियां नहीं होती, उनमें से बिजली नहीं गुजर सकती। बिल्कुल। और इसी से हम अच्छे और खराब चालकों के बीच का फर्क समझते हैं, जैसे नींबू का रस, सिरका या साधारण नमक का पानी। इनमें भरपूर आयन होते हैं, इसलिए ये बिजली के बहुत अच्छे चालक हैं। अच्छा, पर यहाँ एक बात मेरे लिए थोड़ी हैरान करने वाली है। हमें तो हमेशा सिखाया गया है कि पानी और बिजली का मेल बहुत खतरनाक होता है। हाँ। लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि शुद्ध पानी या डिस्टिल्ड वाटर बिजली का एक बहुत खराब चालक है। ऐसा कैसे हो सकता है? आपका सवाल बिल्कुल सही है और यहीं पर सबसे बड़ा राज छिपा है। अच्छा। शुद्ध शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। जो पानी हम रोज पीते हैं या इस्तेमाल करते हैं, उसमें कई तरह के खनिज और लवण घुले होते हैं। ठीक है। यही खनिज पानी में जाकर आयन बनाते हैं और उसे चालक बना देते हैं। इसीलिए हमें गीले हाथों से बिजली के स्विच ना छूने की सलाह दी जाती है। ओहो। खतरा पानी से नहीं, बल्कि पानी में घुली उन अदृश्य अशुद्धियों से है जो हमारे शरीर को बिजली के लिए एक आसान रास्ता बना देती हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि पानी की जो चालकता है वो इस पर निर्भर करती है कि उसमें क्या घुला हुआ है, न कि सिर्फ पानी पर। एकदम सही। और मजेदार बात यह है कि आप इसे खुद बदल सकते हैं। कैसे? अगर आप उस शुद्ध पानी में सिर्फ एक चुटकी नमक डाल दें, तो वो अचानक एक बेहतरीन चालक बन जाता है। सिर्फ एक चुटकी नमक से? हाँ, क्योंकि नमक यानी सोडियम क्लोराइड पानी में घुलते ही सोडियम और क्लोराइड आयनों में टूट जाता है और बिजली के लिए रास्ता खोल देता है। यही चीज एसिड यानी अम्ल के साथ भी होती है। ठीक है, तो अब हमें माध्यम समझ आ गया है, एक ऐसा तरल जिसमें आयन हो। अब जरा उस प्रक्रिया पर आते हैं जिसे विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। ये काम कैसे करता है? सेटअप कैसा होता है इसका? कल्पना कीजिए कि हमारे पास एक बर्तन में यही आयनों वाला घोल यानी इलेक्ट्रोलाइट है। अब हम उसमें धातु की बनी 2 छड़ें या प्लेटें डालते हैं। इन छड़ों को इलेक्ट्रोड कहा जाता है। और इन इलेक्ट्रोडों को बस घोल में डालकर छोड़ नहीं देते होंगे? नहीं, यहीं से असली काम शुरू होता है। इन दोनों इलेक्ट्रोडों को तांबे के तार से एक बैटरी या सेल से जोड़ा जाता है। अच्छा। एक छड़ बैटरी के पॉजिटिव यानी प्लस सिरे से और दूसरी नेगेटिव यानी माइनस सिरे से। ठीक है।
जो नेगेटिव सिरे से जुड़ी होती है उसे कैथोड कहते हैं और जो पॉजिटिव सिरे से जुड़ी होती है उसे एनोड कहते हैं। तो जैसे ही बैटरी जुड़ती है, घोल में मौजूद वो आयन टैक्सियां हरकत में आ जाती होंगी। बिल्कुल, विपरीत आवेश एक दूसरे को खींचते हैं, तो घोल में जो पॉजिटिव चार्ज वाले आयन होते हैं वे नेगेटिव कैथोड की तरफ भागते हैं और जो नेगेटिव चार्ज वाले आयन होते हैं वे पॉजिटिव एनोड की तरफ जाते हैं। और जब ये आयन अपने अपने इलेक्ट्रोड पर पहुंचते हैं तो वहां क्या होता है? मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई रासायनिक क्रिया हो भी रही है? इसका एक बहुत स्पष्ट संकेत मिलता है। अक्सर आप इलेक्ट्रोड के पास गैस के बुलबुले बनते हुए देखेंगे। बुलबुले? जी, ये बुलबुले इस बात का सबूत है कि वहां सिर्फ बिजली नहीं दौड़ रही बल्कि एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। पानी के अणु टूट रहे हैं या घोल में मौजूद कोई और पदार्थ बदल रहा है। ये सब आयनों की गति की वजह से होता है। ये तो कमाल है। मतलब हम बिजली का इस्तेमाल करके किसी तरल के अंदर मौजूद चीजों को अलग अलग कर सकते हैं। हाँ, और ये बहुत शक्तिशाली सिद्धांत है। असल में आप कितनी बिजली कितने समय के लिए प्रवाहित करते हैं उससे ये तय होता है कि कितना रासायनिक बदलाव होगा। अच्छा, ज्यादा करंट का मतलब है ज्यादा बदलाव। ये एक तरह का रासायनिक मीटर है। ये तो सिद्धांत की बात हुई, पर यहां से बात बहुत ज्यादा रोमांचक हो जाती है, क्योंकि अब हम इस विज्ञान के सबसे बड़े और व्यावहारिक उपयोग पर आ रहे हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सही पकड़ा। ये वही तकनीक है जिसकी वजह से कई चीजें इतनी सुंदर और टिकाऊ दिखती हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद्युत अपघटन का एक शानदार व्यावसायिक इस्तेमाल है। सीधे शब्दों में कहें तो यह बिजली का उपयोग करके किसी एक धातु पर दूसरी ज्यादा कीमती या ज्यादा टिकाऊ धातु की एक पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया है। यही वो तकनीक है जो हमें महंगे सोने के गहने जैसे दिखने वाले किफायती गहने या बाथरूम में सालों साल चमकने वाली टोटियां देती है। चलिए इसका एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास लोहे की एक चाबी है और मैं उस पर तांबे की एक सुंदर परत चढ़ाना चाहता हूं, तो सेटअप कैसा होगा? बहुत अच्छा उदाहरण है। सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि जिस वस्तु पर परत चढ़ानी है उसे हमेशा कैथोड बनाया जाता है। कैथोड यानी बैटरी के नेगेटिव ध्रुव से जोड़ा जाता है। बिल्कुल। तो आपकी लोहे की चाबी कैथोड बनेगी। और एनोड वो किस चीज का बना होगा? एनोड उस धातु का बना होगा जिसकी परत आप चढ़ाना चाहते हैं। इस केस में आप तांबे के एक छड़ को एनोड बनाएंगे। ठीक है। और जो घोल होगा यानी इलेक्ट्रोलाइट, उसमें भी तांबे के ये आयन होंगे, जैसे कॉपर सल्फेट का घोल। अच्छा, कॉपर सल्फेट का घोल तो नीले रंग का होता है ना? हाँ बिल्कुल। और यहीं पर प्रक्रिया का जादू दिखता है। जैसे ही आप बिजली चालू करते हैं, घोल में मौजूद कॉपर के आयन जो पॉजिटिव होते हैं वे आपकी लोहे की छाबी जो नेगेटिव कैथोड है उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और उस पर एक समान परत के रूप में जमा होने लगते हैं। और यहाँ एक मजेदार बात होती होगी, जैसे जैसे तांबा चाबी पर जमा होता जाएगा तो घोल में तांबे के आयनों की कमी होती जाएगी। हाँ, जिससे उसका नीला रंग धीरे धीरे फीका पड़ने लगेगा। आपको ऐसा ही लगेगा, लेकिन यहाँ एक बहुत ही चतुर संतुलन काम करता है। अच्छा, वो क्या? प्रक्रिया को चालू रखने के लिए घोल में आयनों की संख्या स्थिर रहनी चाहिए। यह काम एनोड करता है। एनोड वो कैसे? जितनी तेजी से कॉपर के आयन घोल से निकलकर चाबी पर जमा होते, ठीक उतनी ही तेजी से तांबे का एनोड खुद घुल-घुल कर नए आयन घोल में भेजता रहता है। अरे वाह! इस तरह घोल का रंग और गाढ़ापन बना रहता है और परत चढ़ने की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। एक तरफ से धातु निकलती है और दूसरी तरफ जमा हो जाती है। वाह, ये तो एक ऑटोमेटिक रीफिल सिस्टम जैसा है। तो इस पूरी प्रक्रिया का फायदा क्या है? हम ये सब करते क्यों हैं? इसके 3 मुख्य कारण हैं। सुंदरता, सुरक्षा और मजबूती। जैसे आभूषण उद्योग में पीतल या चांदी जैसी सस्ती धातुओं पर सोने की परत चढ़ा दी जाती है ताकि वे सुंदर और महंगी दिखें। सही। गाड़ियों के बम्पर और पहियों पर क्रोमियम की परत चढ़ाई जाती है। क्रोमियम न सिर्फ शीशे जैसी चमक देता है बल्कि बहुत कठोर होता है और खरोचों से बचाता है। और सबसे जरूरी, ये जंग लगने से रोकता है। मैंने सुना है कि इसके कुछ और भी दिलचस्प इस्तेमाल है। बहुत हैं। वॉशिंग मशीन के ड्रम पर एक खास परत चढ़ाई जाती है ताकि वो पानी और डिटर्जेंट से खराब ना हो। मछली पकड़ने वाली छड़ों पर निकल की परत होती है जो उन्हें पानी से बचाती है। अच्छा। यहाँ तक कि दंत चिकित्सा में दांतों को मजबूती और सफेदी देने के लिए भी इस तकनीक का इस्तेमाल होता है। ये हर जगह है, बस हमें नजर नहीं आती। ठीक है, हमने प्रक्रिया और उसके उपयोगों को समझ लिया। अब उन उपकरणों पर बात करते हैं जो इसे संभव बनाते हैं।
ऊर्जा के लिए हम बैटरी या सेल का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, और ये महत्वपूर्ण है कि हम बैटरी का इस्तेमाल करें क्योंकि वो एक स्थिर और नियंत्रित डायरेक्ट करंट यानी डीसी देती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जैसी सटीक प्रक्रियाओं के लिए ये बहुत जरूरी है। और यहाँ एक और गहरा कनेक्शन है। बैटरी खुद भी तो एक रासायनिक क्रिया के माध्यम से ही बिजली बनाती है। बिल्कुल। तो एक तरह से हम एक रासायनिक प्रक्रिया का उपयोग दूसरी रासायनिक प्रक्रिया को चलाने के लिए कर रहे हैं। बहुत बढ़िया अवलोकन है। ये ऊर्जा के रूपांतरण का एक खूबसूरत चक्र है, रसायन से बिजली और फिर बिजली से वापस रसायन। अब मान लीजिए कि किसी घोल में करंट बहुत ही कमजोर है, इतना कम कि एक छोटा बल्ब भी न जले। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम पता लगा सकें कि करंट बह भी रहा है या नहीं? हाँ, बिल्कुल है। इसके लिए एक बहुत ही कारगर और संवेदनशील उपकरण है, एलईडी। एलईडी यानी लाइट एमिटिंग डायोड आज हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। ये इतनी खास क्यों है? इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी संवेदनशीलता है। एक एलईडी बहुत ही कम वोल्टेज जैसे 1.5 वोल्ट पर भी जल जाती है। अच्छा। इसलिए अगर किसी घोल में बहुत कमजोर धारा भी बह रही हो तो एक सामान्य बल्ब शायद न जले, लेकिन एलईडी तुरंत जलकर यह संकेत दे देगी कि सर्किट पूरा है और करंट बह रहा है। और आजकल हम हर जगह बल्ब की जगह एलईडी का इस्तेमाल बढ़ता हुआ देख रहे हैं। जाहिर है इसके और भी फायदे होंगे। बिल्कुल, ये पारंपरिक बल्बों की तुलना में बहुत कम बिजली खर्च करती है, कम गर्मी पैदा करती है और इसकी उम्र कई गुना ज्यादा होती है। मतलब बिजली का बिल भी कम आता होगा। हाँ, दिवाली की लड़ियों से लेकर घर की ट्यूबलाइट तक, हर जगह। ये तो विज्ञान और बचत दोनों का फायदा है। तो आज की हमारी चर्चा का सार ये है कि बिजली सिर्फ सीधी रेखा में बहने वाली ऊर्जा नहीं है। जब ये सही माध्यम से गुजरती है तो ये एक कुशल कारीगर बन जाती है जो रासायनिक बदलाव लाने की ताकत रखती है। हमने आयनों की महत्वपूर्ण भूमिका को समझा जो इस पूरी प्रक्रिया के वाहक हैं। हमारी टैक्सियां। हाँ, वो टैक्सियां जो बिजली को ढोती हैं। हमने विद्युत अपघटन की प्रक्रिया को देखा और फिर उसके सबसे शानदार अनुप्रयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में जाना। एक ऐसी तकनीक जो हमारे चारों ओर की अनगिनत चीजों को ज्यादा सुंदर, ज्यादा टिकाऊ और जंग से सुरक्षित बनाती है। ये देखना वाकई हैरान करता है कि कैसे विज्ञान का एक साधारण सा सिद्धांत इतने विविध क्षेत्रों में इस्तेमाल होता है, सुंदरता से लेकर सुरक्षा और स्वास्थ्य तक। और ये सब उन बुनियादी सवालों में छिपा है जो हमने आज देखे। यह हमें याद दिलाता है कि सबसे जटिल और आधुनिक तकनीकों की नींव अक्सर बहुत ही सरल वैज्ञानिक सिद्धांतों पर टिकी होती है। बिल्कुल। और अब श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार। हमारे स्रोत बताते हैं कि एक उत्तम क्वालिटी की इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए घोल का तापमान, बैटरी से आने वाली धारा की मात्रा और दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, इन सभी चीजों का एकदम सटीक होना जरूरी है। थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होने से नतीजा खराब हो सकता है। हाँ, ये एक बहुत ही नाजुक प्रक्रिया है जिसमें नियंत्रण और सटीकता सबसे ज्यादा मायने रखती है। तो सोचने वाली बात यह है कि जब इतने सारे कारक परिणाम को प्रभावित करते हैं तो औद्योगिक स्तर पर जहां एक साथ हजारों गाड़ियों के पुर्जों या लाखों चम्मचों पर परत चढ़ाई जाती है, वहां हर एक चीज पर एक समान, निर्दोष और उत्तम क्वालिटी की कोटिंग सुनिश्चित करने में कितनी जबरदस्त इंजीनियरिंग और ऑटोमेशन की आवश्यकता होती होगी। सही है। ये सिर्फ केमिस्ट्री नहीं, ये बड़े पैमाने पर प्रिसिजन इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है।